नमस्कार। चलिए आज 20वीं सदी की सबसे बड़ी और यकीनन सबसे दुखद भू राजनीतिक घटनाओं में से एक की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी है भारत के विभाजन की। एक ऐसा ऐतिहासिक पल जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां और इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये शब्द हमें उस खौफनाक मंजर की एक झलक देते हैं। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये लाखों लोगों की निजी कहानियों, उनके उजड़े हुए घरों और उस भयानक हिंसा की दास्तां है जिसकी भारी कीमत इस जमीन को चुकानी पड़ी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? क्या विभाजन को टाला नहीं जा सकता था? क्या ये होना तय था, या फिर ये कुछ गिने चुने लोगों के फैसलों का नतीजा था? यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। इस बेहद उलझी हुई कहानी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस माहौल की जिसे असंभव कार्य कहा जा सकता है। फिर देखेंगे कि इस कहानी के मुख्य खिलाड़ी कौन थे। इसके बाद समझेंगे कि आखिर माउंटबैटन का मिशन क्या था। फिर उस विवादास्पद रेखा की बात करेंगे जिसने नक्शे खींचे। और आखिर में हम विभाजन की उस विरासत को देखेंगे जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आइए उस दौर में चलते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और भारत एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। माहौल में जबरदस्त तनाव है। सोचिए जरा, 200 साल पुराना एक साम्राज्य जा रहा है और अपने पीछे एक बहुत बड़ा खालीपन, एक पावर वैक्यूम छोड़ रहा है। ये मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं था। ये आर्थिक चिंताओं, राजनीतिक ताकत की लड़ाई और सदियों पुराने सामाजिक समीकरणों का एक ऐसा जटिल जाल था जो अब टूटने की कगार पर था। तो अब बात करते हैं उन मुख्य किरदारों की, जिनकी सोच, जिनकी जिद और जिनके फैसलों ने इस कहानी को इसका अंजाम दिया। ये सिर्फ नीतियों का टकराव नहीं था, बल्कि ये बड़े बड़े व्यक्तित्वों का भी टकराव था। यहां देखिए, दोनों बड़ी राजनीतिक ताकतों के बीच की खाई कितनी गहरी थी। एक तरफ थी कांग्रेस, जो एक अखंड सेक्युलर भारत का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, जिसका रुख साफ था, पहले पाकिस्तान की मांग मानिए, उसके बाद ही कोई और बात हो भी। यहां कोई बीच का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। जिन्ना के ये शब्द हमें सीधे टू नेशन थ्योरी की जड़ तक ले जाते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि एक पूरी विचारधारा थी। एक ऐसी सोच जो मानती थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं जो एक देश में साथ नहीं रह सकते। जरा इन चेहरों को गौर से देखिए। क्या आप इनके हाव भाव में उस दौर का भारी दबाव महसूस कर सकते हैं? इतिहास के उस नाजुक मोड़ पर करोड़ों लोगों का भविष्य इन्हीं कुछ लोगों के बीच होने वाली बातचीत पर टिका हुआ था। तो इस पूरी कहानी में लॉर्ड माउंटबैटन का असली रोल क्या था? उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया था? क्या वो वाकई भारत को एकजुट रखने के लिए आए थे, या फिर उनका मिशन कुछ और ही था? देखिए, माउंटबैटन कोई आम वाइसरॉय नहीं थे। वो शाही खानदान से थे। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वो एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी की तरह थे जिन्हें लंदन से एक साफ स्क्रिप्ट देकर भेजा गया था। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्या वो सच में एक शांतिदूत थे जो भारत को टूटने से बचाने आए थे, या फिर वो बस ब्रिटिश सरकार के एक कुशल मैनेजर थे जिनका काम था कि ब्रिटेन की विदाई बिना किसी झंझट के हो जाए? और यहां बात बिल्कुल साफ हो जाती है। माउंटबैटन का असली मिशन भारत को आज़ादी देना तो था, लेकिन अपनी शर्तों पर। उनका काम था ये सुनिश्चित करना कि बंटवारे का इल्जाम भारतीय नेताओं पर आए, ब्रिटेन पर नहीं, और नए बनने वाले देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने रहें ताकि ब्रिटेन के हित सुरक्षित रहें। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां एक कलम से नक्शे पर एक लकीर खींची गई। एक ऐसी लकीर जिसने रातों रात लाखों लोगों को अपने ही घर में परदेसी बना दिया और पड़ोसियों को दुश्मन। इन तारीखों पर जरा गौर कीजिए। सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है। मार्च में माउंटबैटन आए और अगस्त में आज़ादी। महज कुछ महीनों में एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय किया जा रहा था, और यही जल्दबाजी सबसे बड़ी त्रासदी की वजह बनी। और ये बंटवारे की लकीरें खींचने का काम किसे सौंपा गया? सर सिरिल रैडक्लिफ को। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो इससे पहले कभी भारत आया तक नहीं था, जिसे यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों, यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला करने के लिए कह दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष थी? क्या रैडक्लिफ ने बिना किसी दबाव के काम किया, या फिर ये सब एक सोचा समझा खेल था जिसके नियम पहले से ही किसी और ने तय कर रखे थे? ये सवाल आज तक इतिहास के गलियारों में गूंजता है। आरोप सीधे वाइसरॉय माउंटबैटन पर लगे। कहा जाता है कि उन्होंने रैडक्लिफ के काम में दखल दिया,
नक्शे में आखिरी पलों में फेरबदल करवाए ताकि गुरदासपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके भारत को मिल जाएं। क्यों? क्योंकि इसी से भारत को कश्मीर तक जमीनी रास्ता मिलता था। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं थीं, ये आने वाले कई दशकों के संघर्ष की बुनियाद रख रही थीं। तो इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि जब जिन्ना ने आज़ाद भारत पाकिस्तान का एक कॉमन गवर्नर जनरल बनने के माउंटबेटन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो शायद उनका अहम आहत हुआ। तो क्या इतिहास सिर्फ बड़ी नीतियों से बनता है या कभी-कभी व्यक्तिगत अहंकार से भी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए अब विभाजन की उस विरासत पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी दक्षिण एशिया की हकीकत है। देखिए, आखिर में ये समझना जरूरी है कि बंटवारे के लिए किसी एक व्यक्ति या किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान होगा, लेकिन सच नहीं। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था, जहां टकराते हुए व्यक्तित्व, राजनीतिक मजबूरियां, बढ़ता हुआ सांप्रदायिक तनाव और ब्रिटिश हित, इन सब ने मिलकर इस त्रासदी को जन्म दिया। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं थी। उस वक्त 500 से ज़्यादा रियासतें थीं जिन्हें तय करना था कि वो किधर जाएंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और जटिल पहेली थी जिसे इसी अफरा तफरी के बीच सुलझाना था। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। 15 अगस्त को दिल्ली और कराची में आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे हैं और लोगों को ये तक नहीं मालूम कि उनका गांव, उनका शहर, उनका घर हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, क्योंकि सीमाओं की घोषणा 2 दिन बाद हुई और तब तक पंजाब और बंगाल में हिंसा का सैलाब सब कुछ बहा ले गया था। तो असली सवाल ये नहीं है कि 1947 में क्या हुआ। असली सवाल ये है कि उस जल्दबाजी में खींची गई लकीरों की गूंज, वो नफरत और वो अविश्वास आज भी हमारी दुनिया को किस तरह से आकार दे रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमसे आज भी पूछता है।